आओ बहू, पहले थाली में कदम रखो और घर में पहला कदम शुभ मानकर रखो। जी माँ जी। साक्षी, अब ये घर तुम्हारा है। जितना चाहो इसे अपने तरीके से संभालना। जी कोशिश करूंगी। बहू, शादी के बाद का पहला खाना बहुत खास होता है। इसे बड़े दिल से बनाना चाहिए। जी माँ जी। खास? मुझे तो इसमें कोई खास बात नहीं दिख रही। खैर, जल्दी निपटा लेती हूँ। साक्षी आलू की सब्जी और चपाती बनाती है। सब्जी में जानबूझकर मिर्च बहुत ज्यादा डाल देती है। बस हो गया, अब देखते हैं क्या होता है। सब खाना खाते हैं और तुरंत पानी पीने लगते हैं। अरे बहू, ये तो बहुत तीखा है। तुमने कितनी मिर्च डाल दी? माँ जी, शायद हाथ से ज्यादा मिर्च पड़ गई। अगली बार ध्यान रखूंगी। साक्षी मन ही मन सोचती है। एक ही बार में काम आसान हो गया। कुछ दिनों बाद घर के लोग साक्षी के तीखे खाने से परेशान होने लगते हैं। साक्षी, तुम हर दिन इतना तीखा खाना क्यों बनाती हो? अर्जुन, तीखा खाना सेहत के लिए अच्छा होता है। पेट साफ रहता है। लेकिन घर के बाकी लोगों का क्या? सब इसे खाकर परेशान हो जाते हैं। बहू, ऐसा लगता है तुम्हें खाने में दिलचस्पी नहीं है। घर का खाना तो प्यार से बनना चाहिए। माँ जी, अगली बार कोशिश करूंगी। साक्षी मन ही मन सोचती है। ये लोग कुछ भी कहें, मुझे अपने तरीके से काम करना है। अर्जुन ऑफिस से थका हारा घर लौटता है। साक्षी ने बहुत तीखा खाना बनाया होता है। साक्षी, आज बहुत भूख लगी है, जल्दी खाना दो। अर्जुन खाना खाता है, लेकिन खाना इतना तीखा होता है कि उसकी तबीयत बिगड़ने लगती है। साक्षी, ये खाना बहुत तीखा है, मुझे घबराहट हो रही है। अरे बहू, ये क्या कर दिया तुमने? अर्जुन की हालत खराब हो रही है। साक्षी घबरा जाती है और अर्जुन को पानी और दवा देती है। अर्जुन, मुझे माफ कर दो। मैंने जानबूझकर तीखा खाना बनाया था। मैं बस काम से बचना चाहती थी। मुझे लगा इससे कोई नुकसान नहीं होगा। साक्षी, मैं जानता हूं कि तुम नई हो और ससुराल के कामों में खुद को एडजस्ट करना मुश्किल है। लेकिन खाना बनाना सिर्फ काम नहीं है, यह परिवार के प्रति प्यार और जिम्मेदारी है। अब से मैं पूरी कोशिश करूंगी कि सब खुश रहें। ये शहर अब हमें निगलने को तैयार है। महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। सोनू की खांसी खत्म ही नहीं होती और पायल की तबीयत भी खराब रहने लगी है। मैं भी यही सोच रहा हूँ राधा। इस शहर ने हमें कुछ नहीं दिया सिवाय तकलीफों के। क्यों ना किसी गांव में जाकर नई शुरुआत करें। सभी ने इस विचार पर सहमति जताई और अगले ही दिन उन्होंने अपना सामान बांध लिया। देखो बेटा, हम अब एक नई जगह जाएंगे जहां हम सब कुछ खुद बनाएंगे। कोई प्रदूषण नहीं होगा और हम खुद के उगाए खाने पर जिएंगे। गांव में पहुंचकर उन्हें एक खाली जमीन मिली, लेकिन उनके पास घर बनाने के लिए कोई साधन नहीं था। रघु ने चारों ओर नजर दौड़ाई और एक बड़े मजबूत पेड़ को देखा। पापा, ये पेड़ कितना बड़ा और मजबूत है। क्या हम इसके ऊपर अपना घर बना सकते हैं? ये तो नई बात होगी, लेकिन कोशिश करने में क्या बुराई है। रघु ने अपनी बुद्धि और बच्चों की मदद से पेड़ की शाखाओं पर एक मजबूत और सुंदर घर बना लिया। घर लकड़ी, बांस और सूखे पत्तों से बनाया गया। माँ, ये घर तो जादुई जैसा लगता है। हम अब जमीन से ऊपर रहेंगे। हाँ बेटा, और यहाँ का शुद्ध हवा और प्राकृतिक माहौल हमें स्वस्थ बनाएगा। धीरे धीरे उन्होंने अपनी जरूरत की चीजें खुद बनाना शुरू कर दिया। राधा ने घास और बांस से बर्तन बनाए। सोनू और पायल ने अपने हाथों से झूला तैयार किया। रघु ने आसपास के इलाके में सब्जियां और फल उगाने की शुरुआत की। उनका जीवन पूरी तरह बदल चुका था। उन्होंने किसी बाहरी चीज पर निर्भर रहना छोड़ दिया। उनके खाने पीने की सारी चीजें उनके अपने खेत और जंगल से आती थीं। तुमने जो किया है वो हमें भी सिखाओ। तुमने जो साधन अपनाए हैं वे गांव के और लोगों के लिए प्रेरणा हैं। रघु ने खुशी खुशी सबको खेती और जैविक चीजें बनाने के तरीके सिखाए। धीरे धीरे पूरा गांव आत्मनिर्भर बन गया। रघु ने नीचे झांक कर देखा तो कुछ अजनबी लोग उनके खेत से सब्जियां चुरा रहे थे। राधा, नीचे कुछ लोग हैं। मुझे लगता है वे चोर हैं। रघु ने गांव के कुछ लोगों को इकट्ठा किया और सभी ने मिलकर चोरों को पकड़ लिया। चोरों ने बताया कि वे भी भूख से परेशान हैं और जीने के लिए चोरी कर रहे हैं। अगर आप मेहनत करना चाहें तो हमारे साथ जुड़ जाइए। यहाँ जमीन है, मेहनत करिए और अपना पेट भरिए। उन चोरों ने भी मेहनत शुरू की और रघु के परिवार का आभार व्यक्त किया।
कुछ सालों बाद रघु का पेड़ वाला घर गांव की पहचान बन गया। लोग दूर दूर से उसे देखने आते थे। रघु और उनका परिवार न सिर्फ आत्मनिर्भर था, बल्कि गांव के दूसरे लोगों की जिंदगी भी बदल चुका था। पापा, क्या हम हमेशा यहाँ रहेंगे? माँ, ये कंबल तो जैसे ठंड रोक ही नहीं पा रहा। बेटा, थोड़ा और सह लो, भगवान जरूर हमारी मदद करेगा। माँ, मेरे पैर क्यों सुन्न हो रहे हैं? सुमित्रा, आग जलाने की कोशिश करो। बच्चों को ऐसे देखना बहुत तकलीफ देता है। सुमित्रा गीली लकड़ियों से चूल्हा जलाने की कोशिश करती है, लेकिन बार बार आग बुझ जाती है। ये लकड़ियां भी काम की नहीं रहीं। अब क्या करेंगे रामू? भगवान ही मालिक है। इस ठंड ने तो सब कुछ मुश्किल कर दिया है। भाइयों, ठंड ने तो हमारी जान पर बनाई है। न कपड़े हैं न लकड़ियां। हमारे बच्चे मरने की हालत में हैं। रामू, यही हाल पूरे गांव का है। पर रघु व्यापारी, उसकी दुकान पर सब कुछ है, पर कीमत इतनी ज्यादा कि हम खरीद नहीं सकते। ये रघु तो अपने मुनाफे के लिए हमें मरने के लिए छोड़ रहा है। अगर वह इंसानियत नहीं दिखाएगा तो हमें उसे दिखानी पड़ेगी कि एकता में ताकत होती है। गांव वाले रघु की दुकान पर जाते हैं। वह अपनी दुकान पर ऊनी कपड़े और लकड़ियां बेच रहा था। रघु भाई, ये ठंड हमारे बच्चों की जान ले रही है। थोड़ा रहम करो, कपड़े और लकड़ियों के दाम कम कर दो। मेरे दाम तय हैं। अगर खरीद सकते हो तो खरीदो, नहीं तो यहाँ से चले जाओ। तुम्हारे अंदर इंसानियत नहीं बची। इतने छोटे छोटे बच्चे ठंड से मर रहे हैं। मुझे अपने मुनाफे से मतलब है, तुम्हारे बच्चों से नहीं। गांव वाले निराश होकर लौट जाते हैं, लेकिन सबकी आंखों में एक अजीब सा संकल्प था। गांव वाले बच्चों और महिलाओं के साथ मशाल जलाकर रघु के गोदाम की ओर शांतिपूर्ण मार्च करते हैं। इंसानियत बचाओ और हमें जीने दो जैसे नारे गूंजते हैं। रघु यह देख हैरान हो जाता है। ये लोग मेरे गोदाम के बाहर क्यों जमा हो रहे हैं? रघु, देखो इन मासूम बच्चों को। तुम्हारे लालच ने इन्हें ठंड में तड़पने पर मजबूर कर दिया है। क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? रघु भाई, ये वक्त मुनाफा कमाने का नहीं, बल्कि एक दूसरे की मदद करने का है। अगर तुम्हारे घर में तुम्हारा बच्चा तड़पता तो तुम क्या करते? चाचा, मेरी छोटी बहन को बचा लो, वह बहुत कमजोर है। रघु के चेहरे पर असमंजस झलकता है। वह सोच में पड़ जाता है। गांव वालों का दर्द देखकर उसका दिल पिघलने लगता है। मैंने लालच में गलत किया, अब मैं तुम्हारी मदद करूंगा। रघु अपना गोदाम खोलता है और गांव वालों को लकड़ियां और कपड़े मुफ्त में बांटता है। मेरे लालच ने मेरी आंखें बंद कर दी थी। अब मैं अपनी गलती सुधारना चाहता हूँ। इंसानियत ही सबसे बड़ी चीज है। आपने अपनी गलती मानी, ये बहुत बड़ी बात है। हमें याद रखना चाहिए कि मुश्किल समय में एकता ही हमारी सबसे बड़ी ताकत होती है। रामू, आज ठंड और ज्यादा है। लोग घर से बाहर नहीं निकलेंगे। इतनी मेहनत करोगे लेकिन सब्जियां बिकेंगी नहीं। सरोज, मेहनत करने वालों का रास्ता खुद भगवान बनाते हैं। अगर मैं घर बैठा रहूं तो बच्चों का पेट कैसे भरेगा? माँ की दवा कहाँ से आएगी? रामू अपना ठेला लेकर घर से निकलता है। रामू, इतना ईमानदार बनना भी ठीक नहीं है। थोड़ा बहुत तो फायदा उठा ही लिया करो। देखो मैं कैसे काम चलाता हूँ। रघु, ईमानदारी ही मेरी सबसे बड़ी दौलत है। अगर मैं दूसरों को धोखा दूंगा तो खुद को कैसे देख पाऊंगा? रामू गांव की गलियों में सब्जियां बेचता है। लोग कम ही बाहर आ रहे थे, लेकिन रामू की मुस्कुराहट और आवाज बुलंद थीं। ठंड के कारण उसके हाथ लाल पड़ गए थे। ताज़ा सब्जियां ले लो। आलू, टमाटर, भिंडी, सर्दियों के मौसम की ताज़ी सब्जियां। कुछ लोग उसकी सब्जियां खरीदते हैं,
लेकिन बहुत कम। शाम होते होते ठंड और बढ़ जाती है। रामू को आज कमाई बहुत कम हुई है। वह निराश होकर अपने ठेले को खींचते हुए घर लौटता है। सरोज, जो कुछ घर में बचा है बच्चों को खिला दो। मैं कल और मेहनत करूंगा। माँ के लिए भी दवाई लाऊंगा। रामू, इतनी ठंड में ज्यादा काम मत करो। तुम्हें खुद की सेहत का भी ख्याल रखना चाहिए। जब तक मेरी सांसें चल रही हैं, मैं हार नहीं मानूंगा। यह गरीबी ज्यादा दिन नहीं रहेगी। अगले दिन रामू बाजार में सब्जियां बेच रहा था। अचानक उसके ठेले के पास एक बटुआ गिरा मिलता है। अरे, ये बटुआ किसका हो सकता है? रामू बटुआ खोलता है। उसमें बहुत सारे नोट और एक पहचान पत्र है। वह पढ़ता है कि यह बटुआ गांव के सबसे बड़े जमींदार सुरेश बाबू का है। इतने पैसे मेरे सारे दुख दूर कर सकते हैं, लेकिन अगर मैं इसे रख लूं तो अपनी ईमानदारी खो दूंगा। मैं इसे लौटाऊंगा। रामू बटुआ लेकर सुरेश बाबू के घर पहुंचता है। वहां सुरेश बाबू परेशान बैठे थे। सुरेश बाबू, ये आपका बटुआ है। ये मुझे बाजार में गिरा मिला था। रामू, तुमने ये बटुआ लौटा दिया? इसमें तो पूरे 50,000 रुपये थे। तुम्हारी ईमानदारी की जितनी तारीफ की जाए कम है। सुरेश बाबू के घर में रामू को देखकर एक आदमी, रघु, चुपके से बातें सुनता है। वह रामू से जलता है और उसकी छवि खराब करने की योजना बनाता है। रामू तो गांव में हीरो बनता जा रहा है। अगर इसे कोई नुकसान हो तो मैं उसकी जगह ले सकता हूं। अगले दिन रघु रामू पर झूठा आरोप लगाता है कि उसने बटुए के कुछ पैसे चुरा लिए थे। सुरेश बाबू रामू को बुलाते हैं। रामू, क्या ये सच है? नहीं बाबूजी, मैंने एक भी रुपया नहीं लिया। मैं गरीब हूं, लेकिन ईमानदार हूं। सुरेश बाबू जांच करवाते हैं और पता चलता है कि रघु ने झूठा आरोप लगाया था। सुरेश बाबू पूरे गांव के सामने रामू की तारीफ करते हैं। रामू जैसे लोग इस दुनिया के असली नायक हैं। मैं इसे अपनी जमीन का एक हिस्सा देता हूं, जहां यह अपनी मेहनत से खेती कर सके। धन्यवाद बाबूजी। यह मौका मेरी मेहनत और ईमानदारी का इनाम है। तुम्हारे चक्कर में हमारी जिंदगी बर्बाद हो गई रामप्रसाद। ना घर ढंग का है, ना पैसा है। और मैं क्या करूं कमलावती? खेत सूखे पड़े हैं और राजू नौकरी के लिए दर दर भटक रहा है। तुम तो दिन रात बस ताने देती हो। माँ बाबा, मैंने सब सुन लिया। अब तो झगड़ा करना बंद करो। तुम्हारे झगड़े से घर और दुखी हो जाता है। शादी के बाद भी कोई खुशी नहीं है यहाँ। परिवार के बिना कौन सा घर खुशहाल होता है राजू जी। लो, अब ये नई बहू हमें जिंदगी का ज्ञान देगी। सुन, घर में राशन के लिए पैसे नहीं है। ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं। माँ जी, पैसे नहीं है, लेकिन हिम्मत तो है ना। मुझे एक मौका दीजिए, सब कुछ ठीक कर दूंगी। माँ जी, आपके हाथ का बना अचार तो गांव भर में मशहूर है। क्यों ना हम इसे बाजार में बेचने की शुरुआत करें। लोग क्या कहेंगे? सास अचार बेच रही है। लोग तो वैसे भी कुछ न कुछ कहते ही हैं, लेकिन पैसा हमारा होगा ना। अगले दिन मांझी और सुनीता अचार बनाकर बाजार में बेचने जाती हैं। लोग मांझी के अचार की तारीफ करते हैं और खूब बिक्री होती है। सुनीता, तुझे कैसे पता था कि ये काम चलेगा? माँ जी, जिसमें आपका दिल और मेहनत लगी हो वो जरूर रंग लाती। बाबूजी, पंचायत में कितने छोटे मोटे काम हो रहे हैं। आपके अनुभव का वहाँ अच्छा इस्तेमाल हो सकता है। ये तो सोचा ही नहीं था। कल जाकर बात करता हूँ। राजू जी, आजकल नौकरी के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होता है। मैं सब समझा दूंगी। सुनीता, तुम तो कमाल हो। कुछ महीने मुझे बाद एक घर मौका की दो। हालत बदल चुकी है। सुनीता, तेरे कारण घर में पैसा भी आ गया और शांति भी। अब तो पंचायत के लोग मुझे राम बाबूजी बुलाते हैं। बहूजी, मुझे नौकरी मिल गई। देखा माँ जी, जब सब मिलकर एक दूसरे का साथ देते हैं तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। ऐसी ठंड मैंने अपने पूरे जीवन में नहीं देखी। लगता है ये साल गांव वालों के लिए बहुत कठिन होने वाला है। काका, सिर्फ ठंड ही नहीं, फसल भी बर्बाद हो रही है। रघु भैया के खेत में बर्फ जम गई है। अब वो और उनका परिवार क्या खाएंगे? ठंड ने सिर्फ खेतों को ही नहीं बल्कि लोगों को भी बेहाल कर दिया है। बच्चे बीमार पड़ रहे हैं। ललिता की बच्ची को बुखार है और उसके पास दवाइयां लेने के पैसे नहीं हैं। गोपाल बेटा, मेरी गुड़िया कल रात से कांप रही है। उसके गाल गर्म है पर शरीर ठंडा। डॉक्टर से दवा लेने के लिए पैसे नहीं है। चाची, आप चिंता मत करो, हम कुछ न कुछ जरूर करेंगे। गांव के लोगों को एक साथ आना होगा। ठंड सिर्फ एक व्यक्ति की समस्या नहीं है, ये पूरे गांव का संकट है। अगर हम सब ने मिलकर इसका हल नहीं निकाला तो हालात और भी बिगड़ जाएंगे। गांव वालों, इस बार की ठंड ने हमें बुरी तरह से जकड़ लिया है। रघु जैसे किसान
अपनी फसलें खो चुके हैं। बच्चों की तबीयत खराब हो रही है। अगर हम सबने मिलकर कुछ नहीं किया तो कई घर उजड़ जाएंगे। बात तो सही है, पर हम क्या कर सकते हैं? हमारे पास न पैसे हैं, न संसाधन। हमारे पास एक चीज है जो सबसे बड़ी ताकत है, हमारी एकता। अगर हर कोई थोड़ा थोड़ा मदद करे तो हम सब मिलकर इस ठंड का सामना कर सकते हैं। मैं शहर से दवाइयाँ और गर्म कपड़े लाने का इंतजाम करूंगा। मैं और मीरा घर घर जाकर लोगों से पुराने कपड़े और कंबल इकट्ठा करेंगे। मैं चाय बनाकर हर किसी को बांटूंगा। ठंड से लड़ाई में गर्म चाय सबसे बड़ी राहत है। ठीक है रघु, तुम जंगल से लकड़ियां इकट्ठा करोगे और हर कोई इस काम में अपनी तरफ से मदद करेगा। रघु लकड़ियां लाने जंगल जाता है। ठंड इतनी ज्यादा है कि उसके हाथ पैर सुन्न हो जाते हैं। रास्ते में वह फिसल कर गिर पड़ता है, लेकिन अपने परिवार और गांव वालों के लिए लकड़ियां जुटाने का जज्बा उसे उठ खड़े होने पर मजबूर करता है। गोपाल शहर से लौटते समय रास्ते में ठंड से बेहाल एक बूढ़े को देखता है। वह अपनी जैकेट उतारकर उसे पहनाता है, लेकिन इस दौरान उसकी उंगलियां जमने लगती हैं। सुमन और मीरा गांव वालों से कंबल और कपड़े इकट्ठा करती हैं। एक घर में उन्हें मालूम पड़ता है कि एक बच्चा बीमार है और उसके पास न गर्म कपड़े हैं न खाना। दोनों महिलाएं अपनी चप्पलें और कंबल उस परिवार को देकर आती हैं। रात का समय था, ठंड अपने चरम पर थी, अलाव बुझ रहे थे और लकड़ियां खत्म हो चुकी थीं। बच्चे और बूढ़े ठंड से कांप रहे अगर थे। जल्द ही कुछ नहीं किया गया तो कई जानें चली जाएंगी। भगवान हमारी मदद करो। गांव वालों, हमारी मेहनत और एकता ने हमें बचा लिया। अगर हम साथ नहीं होते तो ये ठंड हम पर भारी पड़ती। ठीक कहा। हमने साबित कर दिया कि जब गांव एकजुट हो जाए तो कोई भी